वेलोसिटी है ये आपकी क्या हो रही है, ये आपकी चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, राइट। तो ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है उसके अंदर वेक्टर जो है वो लोकलाइज्ड हैं या फिर फ्री वेक्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवा। पिछली कुछ वीडियोस में हमने एनसीईआरटी 11th फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको हमने कवर किया, राइट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका फोर्थ चैप्टर उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज मोशन इन ए प्लेन, राइट। अब थोड़ा जो मोशन है उसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे, बिकॉज डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो वन डायमेंशनल मोशन तो होगी नहीं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में मोशन होना इट्स रेयर, राइट। सो इन जनरल जो रहता है डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है कॉम्प्लिकेटेड है, 2D 3 डायमेंशन में आपका जो मोशन रहेगा, राइट। तो उसको समझने के लिए हमने 1D समझा, अब हम 2D 3D में जाएंगे, राइट। तो इस चैप्टर के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम एक बार पॉइंट आउट करते हैं, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस ना हो, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, जिन टॉपिक्स को, राइट, उनको एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ, राइट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था 1D मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उस चीज का यूज करके जितनी भी टर्म्स हमने वहां पे सीखी थी, फॉर एग्जांपल पाथ लेंथ हमने वहां पे देखा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं उसको हमने देखा। सिमिलरली उसके बाद हमने देखा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और उनकी कुछ टर्म्स थी, फॉर एग्जांपल इंस्टेंटेनियस हो गया, एवरेज हो गया, तो ऐसी कुछ टर्म्स हमने वहां पे देखी थी और उनका हमने यूज करके काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको डिफाइन किया, और वहां से मोशन को 1D में हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक सीधी लाइन में मोशन हो रहा है, बट सीधी लाइन में तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे मोशन को, जनरलाइजेशन ऑफ मोशन, राइट। एंड दिस विल बी mostly it will be in 2D, because this is the chapter suggests motion in a plane. It means it's going to be a 2D motion, 2 dimensional, x axis and y axis. Okay, उसमें only एक एक्सेस में मूव कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास 2 एक्सेस आ जाएंगे, इट मीन्स एक प्लेन में मोशन, राइट। और 3D अगर आप 2D को कर लेते हो देन इट विल बी मच इजियर टू डू इन 3D। तो आप मान के चलिए आप इस चैप्टर को जब करेंगे तो 2D और 3D मोशन दोनों ही आपके कवर हो जाएंगे कि किस तरीके से मोशन को डिफाइन किया जाए किसी ऑब्जेक्ट के इन जनरल 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, राइट। अब ये करने के लिए हम कुछ नई टर्म्स जो है उनको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो इसके अंदर हम यूज करेंगे क्या चीज, वेक्टर अलजेब्रा। अब ये वेक्टर अलजेब्रा जो है एक मैथमेटिक्स का एक तरीके से आप कहोगे कि टूल है, राइट। हमने थर्ड चैप्टर में क्या नोटिस किया एट द एंड ऑफ द थर्ड चैप्टर, कि अब मोशन को वेक्टर क्वांटिटीज से जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो उतना स्केलर से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्पीड देखा, देन देयर इज अ वेलोसिटी, राइट। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी एक जैसी होती है, बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है कि अमाउंट के साथ साथ आपके पास क्या है कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो भी आपको वहां पे पता चल गई थी, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटीज हमने वहां पे कैसे डिफाइन किया था, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बेसिक लिखना चाहूं तो हमने वहां पे देखा था क्या, वेक्टर क्वांटिटीज, और एक जो थी वो आपकी क्या थी, स्केलर क्वांटिटीज, राइट। अब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज में हमने नॉर्मल जो डिफरेंस थे वो हमने यहाँ पे चेक कर लिए थे थर्ड चैप्टर में, राइट। तो हमने वहां पे क्या देखा था कि वेक्टर क्वांटिटीज में क्या रहता है, उसका यू विल सी उसका डायरेक्शन रहता है, राइट, और उसका अमाउंट रहता है कि कितना उसका अमाउंट है, मैग्नीट्यूड यू कैन से। बट यहां पे सिर्फ आपका क्या है, अमाउंट ही वहां पे रहेगा,
कि इट मीन्स कितना उसका मैग्नीट्यूड है, वो ही आपका वहां पे रहेगा स्केलर क्वांटिटीज में, वेक्टर क्वांटिटीज में। तो ये तो बात थी थर्ड चैप्टर में सिर्फ बेसिक्स के बारे में, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो 1D मोशन था तो आसान था वहां पे समझना, राइट। बट आप 2D 3D में जाओगे तो जो क्वांटिटीज जिनको हम वेक्टर कह रहे हैं वो एक एल्जेब्रा को फॉलो करता है मैथमेटिक्स में, जिसको हम वेक्टर एल्जेब्रा कहते हैं। वेक्टर्स क्या करते हैं, वेक्टर एल्जेब्रा में क्या है, एक स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, राइट। तो जो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, आपके जो वेक्टर एल्जेब्रा है उसके रूल्स जो है उनको फॉलो करती हैं, बट स्केलर क्वांटिटीज नहीं करती हैं, right? तो ये तो बात आ गई जनरलाइज करने के लिए कि 2D 3D मोशन में जनरलाइज करना है। अब इसके बाद क्या है, हमारा चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। तो प्लेन में मोशन के लिए हम दो स्पेशल एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में दिया गया उनको हम कवर करेंगे, राइट। तो इसके अंदर पहला जो एग्जांपल है उसको मैं अगर पॉइंट 2 अगर देता हूं, दैट विल बी द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो हम डिटेल में चेक करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। बेसिक मैं आपको बता देता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ सरफेस पे किसी एंगल पे थ्रो करते हो तो आपको पता है एक ट्रेजेक्ट्री जो है पत्थर या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो करेगा। तो उसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैथमेटिक्स जो फिजिक्स इन्वॉल्व रहती है वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में वहां पे कवर करेंगे, राइट। सिमिलरली वहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, उसको मैं यहाँ पे एंड लगा के लिख देता हूं, जिसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। ये आपका सेकंड एग्जांपल हो जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक सेम वेलोसिटी से मूव करता है, राइट। तो कुछ सेम तरीके की ही टर्म आएगी बट उसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी और एक सर्कुलर मोशन होगा। तो उसको जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, हमने स्टोन था फॉर एग्जांपल, हमने उसको थ्रेड से बांधा और उसको हमने रोटेट किया, तो एक वो सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। तो आप देख पा रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन भी एक 2D मोशन में, एक प्लेन में हो रहा है। सिमिलरली आपका सर्कुलर मोशन जो है वो भी एक प्लेन में ही हो रहा है। तो दैट्स व्हाई बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ द द मोशन इन ए प्लेन, राइट। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इस चैप्टर में। उसके अलावा मेन हमारा फोकस इन चीजों पे रहने वाला है। और जैसे ही हमने जनरलाइज कर दिया मोशन को 2D 3D में, तो जितनी भी चीजें हमने थर्ड चैप्टर में की थी, बिकॉज हमने थर्ड चैप्टर से ही स्टार्ट किया था आपके मोशन को एक्सप्लेन करना, वहां पे हमने जितनी भी चीजें एक्सप्लेन करी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, जितनी भी चीजें थी, और वन मोर थिंग, जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट था वो भी हम 2D और 3D में जनरलाइज फॉर्म में हम चेक करेंगे। तो कंप्लीट हमारा कहने का मतलब ये है कि 2D 3D में जनरलाइजेशन हम सबसे पहले करेंगे, देन प्रोजेक्टाइल मोशन, देन द सर्कुलर मोशन विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। सो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो वेक्टर अलजेब्रा से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, राइट। और वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले बात किसकी की जाएगी, सबसे पहले स्केलर और आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, राइट। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूं स्केलर क्वांटिटीज का, राइट। स्केलर क्वांटिटीज पहले ही आप चेक कर सकते हो, ओनली आपका जो क्वांटिटी का अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, ओनली वही आपको पता रहता है। बट हम क्या चेक कर रहे हैं, अभी अलजेब्रा को चेक कर रहे हैं कि कौन से रूल्स वो फॉलो करते हैं। तो बेसिक सी चीज है कि जो रूल्स हैं, बेसिक जो रूल हैं जिसमें आपका एडिशन आ गया, ओके, और आपका सब्ट्रैक्शन आ गया, आपका डिवीजन आ गया और आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो ये बेसिक रूल हैं बिकॉज दे आर जस्ट नंबर्स, राइट। सो दीज आर जस्ट नंबर्स। सो नंबर्स जो रूल फॉलो करते हैं वही आपका स्केलर क्वांटिटीज भी करती हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या फिर डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, आपको
एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, वो है आपका टेक केयर ऑफ यूनिट्स। और बिकॉज हम सेकंड चैप्टर कर चुके हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि दो क्वांटिटीज का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी हो पाएगा जब उनकी यूनिट्स सेम हो। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आपको यूनिट्स कन्वर्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी है तो डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब आएगी, तो वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है वो आपको सेकंड चैप्टर में हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं आपके मेन जो चीज है इस चैप्टर का, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज, राइट। सो नाउ वी विल सी द वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, प्लस इसमें क्या रहता है, डायरेक्शन भी आपका रहता है। तो वेक्टर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता देता हूं। मान लीजिए वेलोसिटी है, राइट। तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या है, जैसे मैंने लिखा वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप एक एरो लगा देते हो, सो दिस एरो विल रिप्रेजेंट दैट दिस क्वांटिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सिमिलरली अगर आप एक्सेलरेशन को अगर आप लिखते हो, राइट, सो एक्सेलरेशन इज इट्स आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इसके अंदर होगा e वेक्टर। सिमिलरली फोर्स हमने देखा था कि फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, तो फोर्स में आपका f वेक्टर यहां पे लगे, राइट। तो ये तो बात आ गई आपकी क्या, क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे पता लगेगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर एक स्केलर क्वांटिटीज। कई स्टैंडर्ड बुक्स में क्या रहता है कि आपके जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनको बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है, तो आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो अलग अलग रूल्स होते हैं। बट एरो वाला जो रूल है ये आपका यूनिवर्सल है एक तरीके से, राइट। अब अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है ना, सो अगर आपको मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी है तो हम अगर मॉड्यूलस लगा देते हैं, वो एक इस वेक्टर क्वांटिटी का क्या करेगा, आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब इसके बाद जैसे मैंने बोला आपको वेक्टर अलजेब्रा में जैसे स्केलर क्वांटिटीज थी, तो वो तो बेसिक जो नंबर्स हैं उनके जो अलजेब्रा है उसको फॉलो करता है। बट वेक्टर क्वांटिटीज में एक स्पेशल आप प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करती हैं, जो वेक्टर अलजेब्रा जो है उनकी जो एक तरीके से कहते हैं प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो करती हैं, राइट। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, राइट। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सबसे पहले जो चीज है वो आती है, जैसे मैं रूल्स बोलूं या प्रॉपर्टीज बोलता हूं, राइट। तो वो कौन सी फॉलो होती हैं, इसमें सबसे पहली आती है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, राइट। सिमिलरली यहां पे ट्रायंगुलर लॉ होता है। देन इसके बाद पैरेललोग्राम जो आपका लॉ है, लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सो दिस विल बी द रूल। अब इस केस में क्या था, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इजीली, बट वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उनको आप डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसमें मैं एक लाइन लिखना चाहूंगा यहां पे, कैंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली, राइट। तो ये चीज आपको हमेशा यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का एक तरीके से कहोगे कि मेन जो थीम रहेगी इस चैप्टर में वेक्टर्स के केस में, वो ये जो दो लॉज हैं, यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगुलर लॉ है, दूसरा आपका पैरेललोग्राम लॉ है। तो अगर आपको ये दोनों रूल्स अच्छे से अगर समझ में आ गए ना, देन वेक्टर्स आपका जो है ऑलमोस्ट 50% आपका कवर हो जाएगा, जो आपका एनसीईआरटी में फिजिक्स में हेल्प करेगा। अदरवाइज वेक्टर्स तो काफी वास्ट टॉपिक है। सो वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए हम एक सिंपलेस्ट वेक्टर क्वांटिटी लेके चलते हैं, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का डिफाइन करते हैं तो उसकी हेल्प से हम ट्राई करते हैं
कि वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट? सो यू विल सी डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से एंड पोजीशन, राइट? लेट्स ट्राई टू check and explain these quantities with the help of vectors, right? तो मान लीजिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप लेते हो ऑब्जर्वेशन, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो एक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में चेक करते हो, राइट? तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल जो पोजीशन थी वो यहाँ थी, फाइनल पोजीशन यहाँ थी, राइट? तो ओरिजिन से अगर आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर देते हो, इस इनिशियल पॉइंट को जब आप कनेक्ट कर देते हो और ये जो एरो अगर आप बना देते हो इस पोजीशन के ऊपर, तो ये जो एरो है डिफाइन एज अ पोजीशन वेक्टर, राइट? दिस वी डिफाइन एज पोजीशन वेक्टर। इट मीन्स ये वेक्टर जो है, ये एरो जो बनाया हमने, इसकी कुछ लंबाई भी है और ये किसी डायरेक्शन में पॉइंट भी कर रहा है, राइट? सो डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। तो ये आपका क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है एरो। सिमिलरली अगर हम इस पोजीशन को चेक करें, राइट? तो ये पोजीशन मेरा ए पोजीशन था, ये मेरा बी पोजीशन था। तो यहाँ पे अगर मैं एरो बना के एक यहाँ पे बनाता हूँ, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया बी का, राइट? तो ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करा, उसका पोजीशन वेक्टर आप चेक कर सकते हो, चेंज हुआ, राइट? सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को, ए पॉइंट को, बी पॉइंट को अगर डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूं और ये जो एरो है आपकी जो यहां से लेके यहां तक, इसका भी एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन है, राइट? ये इस डायरेक्शन में आपका बता रही है। तो ये जो ए बी है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ओ ए जो था वो आपका क्या था, पोजीशन वेक्टर, राइट? सिमिलरली आपका ओ बी भी क्या था, ओ बी भी आपका क्या था, पोजीशन वेक्टर था। बट ये क्या था, ए के लिए था और ये बी के लिए था। अब ए टू बी अगर मैं दिखता हूं और इसको मैं क्या है, वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बिकॉज ये वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, राइट? सिमिलरली ये जो है ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ए टू बी में ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आई होप कि आपको बेसिक थोड़ा समझ में आया होगा कि वेक्टर्स जो है हमने पोजीशन एक बार आपको रिप्रेजेंट करके यहाँ पे दिखाया किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का कि ए टू बी अगर मूव करता है, राइट? तो हमने पहले चेक करा था चैप्टर में कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जब आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हो, और उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। तो हम क्लियरली चेक कर पा रहे हैं कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। पोजीशन इस ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इतना है बट इस डायरेक्शन में है, सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन द पोजीशन वेक्टर OA, then OB, then AB will be the displacement vector। तो आपको थोड़ा बेसिक सा समझ आया होगा कि ये एरो जो है ये आपकी वेक्टर को बता रही है। अब इस सेम प्रॉब्लम में एक इंटरेस्टिंग अगर आपको फैक्ट यहाँ पे बताऊं मैं, तो हमने क्या बोला कि A पोजीशन आपका ये था और B पोजीशन ये था, राइट? और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका यहाँ पे ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में A टू B आप चेक कर रहे हो, राइट? तो मोशन जो है वो A टू B किसी भी तरीके से हो सकता है, बट हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ पे डिपेंड करता है। तो इसको देखेंगे कैसे, वेक्टर्स की टर्म में। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से कुछ ऐसे करके यूं यहां पे गया, दूसरा था यहां से कुछ इस तरीके से मूव किया, राइट? तो आप चेक कर पा रहे हो दो डिफरेंट पाथ फॉलो किए, लेकिन आप चेक कर क्या कर पा रहे हो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए इनके पोजीशन वेक्टर भी सेम है इनिशियल और फाइनल कंडीशन में, जो कि आपको इस लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा इन दोनों के बीच में, वो भी आपका क्या रहने वाला है,
दोनों पाथ्स के लिए सेम रहने वाला। तो इस तरीके से आप ये चेक कर पा रहे हो कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो क्या चीज है, योर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन योर पाथ लेंथ, राइट? बिकॉज पाथ लेंथ आप चेक कर पा रहे हो, अलग अलग डिस्टेंसेस हैं, बट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपका सेम रह रहा है। तो ये एक कंडीशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, राइट? सो अब हम एक दो प्रॉपर्टीज और देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज जो फॉलो करती हैं, राइट? सो बेसिक हमने एक बार एक्सप्लेन किया डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्सप्लेन किया, ताकि ना आपकी जो आगे आने वाली प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने में थोड़ा आपको आसानी रहे, राइट? बिकॉज आपको ये पता चल गया कि वेक्टर एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को समझने में ये हेल्पफुल रहेगा, राइट? तो और ये जो दोनों लॉज हैं, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये जो है ग्राफिकल मेथड्स हैं, राइट? और बेसिकली जो वेक्टर एडिशन है वो किस तरीके से आप करते हो, तो इन दोनों लॉज से आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट? तो लेकिन अभी हम एक दो प्रॉपर्टी जो है वेक्टर्स की बेसिक उनको और देख लेते हैं, ताकि आपकी क्लियरिटी आपकी वेक्टर्स की रहे। अब हम देखते हैं कि दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, राइट? सो इक्वल वेक्टर्स, दो क्वांटिटीज हैं, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों क्वांटिटी इक्वल कब होंगी ये समझना जरूरी है। स्केलर क्वांटिटीज में हमने देखा कि उनकी अगर जो अमाउंट है या फिर आप जो देखोगे कि मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, यूनिट्स इक्वल है, तो आप क्या कहते हो कि वो इक्वल क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा हमने यूनिट कन्वर्जन में भी देखा कि दो क्वांटिटीज जो हैं अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट्स का मल्टीप्लाई करते हो तो दैट विल बी ए कांस्टेंट, तो वो केस आपका स्केलर क्वांटिटीज में रहता था। वेक्टर क्वांटिटीज में जो चीज है वो आपकी थोड़ी अलग होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड के अलावा आपका डायरेक्शन भी रहेगा, राइट? अब इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे वो यहाँ पे समझना जरूरी है, राइट? तो कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर बनाया, मान लीजिए ये एक मेरा वेक्टर है और दूसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से, राइट? तो हो सकता है दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो या फिर इक्वल ना भी, राइट? तो इसके लिए चीज है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन दोनों आपकी सेम होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड चेक करते थे, ओके? और इस केस में क्या करेंगे, आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपकी दोनों क्या रहनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए दोनों केस में। अब ये चेक कैसे करेंगे, बिकॉज मैग्नीट्यूड तो आप ठीक है उसकी लेंथ से पता कर लोगे कि कितना उसका जो अमाउंट है क्वांटिटी का वो कितना है, बट डायरेक्शन को कैसे पता करें, या फिर दो क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो वो कैसा पता करें? तो सबसे पहली चीज, किसी भी वेक्टर में वेक्टर का एक होता है टेल पार्ट, तो इसको बोलते हैं टेल पार्ट, इसको बोलते हैं हेड पार्ट, राइट? तो टेल और हेड से आप क्या करोगे, किसी भी वेक्टर को पता कर सकते हो कि वो क्या है, इक्वल है या नहीं है। आपको करना क्या है कि उस वेक्टर को, एक वेक्टर को लेना है और उसको आपको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट मींस आपको उसको एज इट इज, हेड और टेल जो पोर्शन है उसको एज इट इज पिक करना है और दूसरे वेक्टर के ऊपर आपको ओवरलैप करवाना विदाउट रोटेशन। तो कंडीशन क्या है, विदाउट रोटेशन, रोटेट नहीं करना आपको। आप उसको क्या करोगे, बीच से पकड़ के सिर्फ ट्रांसलेट करना है। यू कैन ट्रांसलेट इन एक्स डायरेक्शन, वाई, जेड, एनी डायरेक्शन, राइट? बट इट शुड नॉट रोटेट। ऐसा नहीं है कि आपने ये यहां से पिक किया और इसके ऊपर करके यू रोटेट कर दिया, नहीं। आपको एक दूसरे के ऊपर उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलेट करके ओवरलैप करके चेक करना पड़ेगा, राइट? तो अगर दो वेक्टर्स ओवरलैप एक दूसरे को कर जाते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे को हाइड कर लेते हैं, इट मींस दे आर इक्वल वेक्टर्स, राइट? ये एक बेसिक सा तरीका है, राइट? बेसिक सा तरीका आप क्या कह सकते हो कि आपने जब ट्रांसलेट किया तो उसका डायरेक्शन जो है वो कभी चेंज नहीं होता। ट्रांसलेट जब आप करते हो किसी वेक्टर को तो डायरेक्शन उसका चेंज नहीं होता है, राइट? तो ये आपका इंपॉर्टेंट
इसका जो पॉइंट था वो था कि डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एनी वेक्टर, राइट। मैग्नीट्यूड तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला। ओके, ओवरलैप करेंगे तो वो इक्वल है, ओवरलैप नहीं करेंगे तो वो इक्वल वेक्टर नहीं है। लोकेशन के बेसिस पे वेक्टर्स को आप दो कैटेगरी में देख सकते हो, जिसमें एक को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, राइट, फ्री वेक्टर, और दूसरी जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ये दोनों जो चीज हैं ये क्या होती हैं, इसको थोड़ा हम एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म मोशन था, पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है, और जिस किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का और मैग्नीट्यूड आपका सेम है, राइट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि वेक्टर का अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो कहीं पर भी करिए, आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पे करिए, कहीं भी करिए, तो आप चेक कर पा रहे हो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप सेम लिख रहे हो, राइट। तो इट मीन्स लोकेशन किसी वेक्टर का इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस पर्टिकुलर केस में, राइट। जिस किसी भी जगह आप रिप्रेजेंट करोगे वो आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके की जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स बिकॉज इनका लोकेशन जो है वो डिफाइन नहीं रहता, यू कैन रिप्रेजेंट देम इन एनी लोकेशन, राइट। नाउ दूसरी जो मैंने कैटेगरी बताई, मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन था, राइट, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड जो है ऑब्जेक्ट का किसी भी पोजीशन पे चेक करोगे आप सेम आपको स्पीड मिलेगा, राइट। तो अगर मैं इस पोजीशन पे वेलोसिटी की रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी, यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो यू विल मेक ए एरो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। हियर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो यू विल write the vector in this direction, right? Similarly, you can see that the position or the location of the vector, which is we define as the velocity vector. तो ये जो velocity है ये आपकी क्या हो रही है, ये आपकी change हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं localized vector, right? तो ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है उसके अंदर वेक्टर जो है वो लोकलाइज्ड हैं या फिर फ्री वेक्टर्स की कैटेगरी में आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आ रहे हैं, राइट। तो ये एक बेसिक जो आपका क्लासिफिकेशन आप एक तरीके से कह सकते हो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर, दैट विल बी इन दीज टू कैटेगरीज, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। सो अब हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी वेक्टर्स की देखने जा रहे हैं जो कि आपकी मल्टीप्लिकेशन बाय एनी स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो multiplication by scalar quantity, right? तो ये आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स के केस में, उनकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, राइट। और यहां पे हमने देखा कि वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर था, अगर आपने किसी स्केलर क्वांटिटी से, मान लीजिए जिसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता हूं, उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक क्वांटिटी आएगी ए वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जो वेक्टर नया वेक्टर जो बनेगा, ए वेक्टर जो नया बनेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आप निकालते हो ना, दैट विल बी exactly equal to this quantity. So it means you are multiplying the scalar quantity with the magnitude of the vector, right? और इस केस में आप पहले मल्टीप्लाई कर ले स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से, फिर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो। सो ये चीज आपकी वहां पे सेटिस्फाई होगी,
सिमिलरली आप ये चीज चेक करोगे कि ए वेक्टर एंड ए वेक्टर विल हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होगा बट डायरेक्शन दोनों की सेम होगी. ये यहाँ पे आती है. तो इस प्रॉपर्टी को आप प्रूव भी कर सकते हो इजीली. तो इसका जो प्रूफ और वो चीज़ है वो आपको आसान रहेगा समझना जब हम वेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. तो वो आपका हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द वेक्टर एडिशन रूल्स, राइट, ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉज. उनके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट. नाउ तो ये आपके वहां पे आप प्रूव कर पाओगे इजीली, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो आप एक देख पा रहे हो कि ए वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन आपकी सेम हम बता रहे हैं बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है. अब ये मैग्नीट्यूड जो है, अगर आप मान लीजिए मेरे पास ये ए वेक्टर था, राइट, हो सकता है ए वेक्टर आपका इससे छोटा हो, राइट. तो ए वेक्टर हो सकता है छोटा रह जाए या फिर ए वेक्टर इससे बड़ा भी आपका यहाँ पे हो सकता है. ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर? आपके ए के ऊपर. अब ए जो है वो मान लीजिए आपका क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. इफ दैट इज ग्रेटर देन 1, इट मींस आप ग्रेटर देन 1 है, इट मींस इट्स गोइंग टू, अब 1 होता है उस केस में तो इट्स गोइंग टू बी इक्वल, राइट. 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर के ही इक्वल आ जाएगा. बट अगर 1 से बड़ा है देन व्हाट यू विल से, दिस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सिमिलरली अगर आपका ए वेक्टर का मॉड्यूलस जो है वो 1 से छोटा है इन दिस कंडीशन, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है दैट विल बी, ये बेसिक सा प्रिंसिपल है, मैथमेटिक्स का रूल है, राइट. तो ये आपका क्या हो गया, बड़ा भी हो सकता है ए वेक्टर, छोटा भी हो सकता है. सिमिलरली ये आपका 0 भी हो सकता है, बिकॉज अगर आपका 0 हो जाता है, अगर आपने 0 कर दिया तो ए वेक्टर भी आपका क्या बन जाएगा, 0 वेक्टर बन जाएगा, जो कि आपका एक पॉइंट होगा ओरिजिन के ऊपर, राइट, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है. इट मींस दैट पर्टिकुलर वेक्टर इज ऑन द ओरिजिन, जस्ट एक पॉइंट होगा, राइट. तो ये आपकी यहाँ पे एक चीज आ गई. अब मान लीजिए आपका ए जो था, अगर ए आपका नेगेटिव हो जाए, यहां पे तो बात हो रही कि आपका ए इफ दैट इज पॉजिटिव, राइट. अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस जो आपका डिस्कशन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कंक्लूजन यही है कि अगर आप किसी भी वेक्टर को अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन सेम रहता है, बट अगर आप उसको नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो इस केस में क्या रहेगा, ये जो हमने लिखा सेम डायरेक्शन, तो इस केस में स्पेशल केस जो था इसके अंदर आपका जो ए है दैट वाज पॉजिटिव. ये आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे, राइट. तो ए जब पॉजिटिव होगा देन ओनली द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, राइट. बट अगर आपका ए जो है, स्मॉल ए जो आपका स्केलर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इफ दैट इज नेगेटिव देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दैट इन दैट कंडीशन आपका जो डायरेक्शन है दैट विल बी द opposite direction, right. So direction will be reversed. So उल्टी डायरेक्शन में वेक्टर हो जाएगा. मान लीजिए मेरा a जो था वो -1 है, इट मींस a अगर आप इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हो देन ये जो है दैट विल बी -a वेक्टर. आप देख पा रहे हो यहां से कि ये इस डायरेक्शन में है और -a वेक्टर विल बी जस्ट अपोजिट टू दिस, राइट. अब इसके अंदर भी a का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, अगर a जो है, अगर a का मैग्नीट्यूड जो है अगर आप मॉडुलस लेते हो वो आपका सेम रूल फॉलो करेगा जो ये यहाँ पे कर रहा था कि वेक्टर छोटा रह जाएगा अगर आप मैग्नीट्यूड आपका 1 से
छोटा है देन द वेक्टर विल बी स्मॉलर कंपेयर टू द ए वेक्टर, राइट। तो ये बेसिक से रूल जो है वो इनके जैसे ही रहेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि नेगेटिव साइन अगर आप किसी वेक्टर के आगे लगा देते हो स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके, देन द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड, राइट। नाउ एक यहाँ पे बेसिक रूल और भी है। यूनिट्स जो हैं, यूनिट्स में आप ऑलरेडी अच्छे से जानते हो, यूनिट्स वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो क्या रहेंगी, कुछ इस तरीके से रहेंगी। फॉर एग्जांपल मैं यूनिट्स यू से लिखता हूँ अगर, तो बोथ साइड यूनिट विल बी इक्वल, राइट। सो यूनिट ऑफ ए विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ ए, राइट। तो ये रूल बेसिक रूल है यूनिट्स का, वो फॉलो होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया, तो डेंसिटी के लिए हमने देखा कि ओके, नॉट डेंसिटी, एनीथिंग एल्स यू कैन से, ओके फॉर एग्जांपल फोर्स आप देखोगे दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इन ए पर्टिकुलर स्पेशल केस, राइट। तो उस केस में मास आपका स्केलर क्वांटिटी होगा और आपका एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट। सो मास और एक्सेलरेशन की यूनिट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स की यूनिट आपके आ जाएंगी। तो वो एक बेसिक एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो कुछ इसके अंदर, राइट। और तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, जो आपकी वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज थी वो हमने डिस्कस की कि दो वेक्टर्स का वेक्टर को रिप्रेजेंट बेसिकली कैसे किया जाए, क्या चीज़ होती है, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि दो वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं, देन वेक्टर्स कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज बेसिक न्यूमेरिकल जो लॉ है उसको फॉलो करता है, बट वेक्टर्स जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज वेक्टर अलजेब्रा की फॉलो करते हैं, जिसमें हमने देखा कि ट्रायंगुलर लॉ है, उसके अलावा पैरेललोग्राम लॉ है, उसके अलावा अगर आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो किस तरीके से एक वेक्टर जो है वो आपका एक तरीके से चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये जो चीजें थी वेक्टर्स के बारे में बिल्कुल बेसिक हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका ट्रायंगुलर लॉ है और जो आपका पैरेललोग्राम लॉ है, जो कि एक ग्राफिकल लॉ है आपका वेक्टर एडिशन को समझने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए वेक्टरली, दैट विल बी द वेक्टर एडिशन। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी द you can say one of the most important topic of this chapter, right? So thank you all for watching and we will meet in the next video. Thank you.